2 जुलाई 1937 की सुबह अमेलिया एयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नून ने अपने ऐतिहासिक विश्व भ्रमण के अंतिम चरणों में से एक के लिए न्यू गिनी से उड़ान भरी। उनका अगला गंतव्य था सेंट्रल पैसिफिक महासागर में स्थित हाउलैंड द्वीप, जो लगभग 2500 मील दूर था। वहां एक कोस्ट गार्ड कटर इतास्का प्रसिद्ध विमान चालक को लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन एयरहार्ट कभी भी हाउलैंड द्वीप पर नहीं पहुंची। घने बादल, गड़बड़ रेडियो ट्रांसमिशन और उनके ट्विन इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा विमान में तेजी से घटते ईंधन के कारण वह और नूनन प्रशांत महासागर के ऊपर कहीं इतास्का से संपर्क हो बैठे। नेवी और कोस्ट गार्ड के जहाजों और विमानों द्वारा 2,50,000 वर्ग मील महासागर की तलाशी के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला। उस समय की आधिकारिक रिपोर्ट में नेवी ने निष्कर्ष निकाला कि एयरहार्ट और नूनन का ईंधन समाप्त हो गया। वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और डूब गए। जनवरी 1939 में एक अदालत के आदेश ने एयरहार्ट को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया, उनके गायब होने के 18 महीने बाद। हालांकि शुरू से ही 2 जुलाई 1937 और उसके बाद वास्तव में क्या हुआ, इस पर बहस जारी रही। कई वैकल्पिक सिद्धांत सामने आए हैं और एयरहार्ट की नियति का खुलासा करने वाले सबूतों की खोज में कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं। अपनी अंतिम रेडियो ट्रांसमिशन में स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:43 बजे एयरहार्ट ने लाइन 157 उत्तर दक्षिण चल रही है की रिपोर्ट दी, जो हाउलैंड द्वीप के माध्यम से चलने वाली दिशा निर्देशांक का एक सेट है। 1989 में एक संगठन जिसे इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी कहा जाता है ने निकोबारो, एक दूरस्थ प्रशांत एटोल जो कि किरिबाती गणराज्य का हिस्सा है, में अपना पहला अभियान शुरू किया। तिखार और इसके निदेशक रिचर्ड गिलेस्पी का मानना है कि जब एयरहार्ट और नूनन हाउलैंड द्वीप नहीं पा सके तो वे पंपाशा सेक्टर लाइन के साथ लगभग 350 समुद्री मील दक्षिण की ओर बढ़े और निकोबारो पर आपातकालीन लैंडिंग की। इस सिद्धांत के अनुसार वे उस छोटे निर्जन द्वीप पर कुछ समय के लिए जहाज के टूटे हुए यात्री के रूप में जीवित रहे और अंततः वहीं मर गए। नेवी के विमानों ने 9 जुलाई 1937 को एयरहार्ट के गायब होने के एक सप्ताह बाद गॉर्डनर द्वीप के ऊपर उड़ान भरी और एयरहार्ट, नूनन या विमान का कोई संकेत नहीं देखा। लेकिन उन्होंने हाल की बस्तियों के संकेत देखे। हालांकि 1892 के बाद से उस एटोल पर कोई नहीं रहा था। 1940 में ब्रिटिश अधिकारियों ने निकोबारो के एक दूरस्थ हिस्से से एक आंशिक मानव कंकाल बरामद किया। एक चिकित्सक ने बाद में हड्डियों को मापा और निष्कर्ष निकाला कि वे एक पुरुष की हैं। बाद में हड्डियां खो गई, लेकिन तिखर ने 1998 में उनके माप का विश्लेषण किया और दावा किया कि वास्तव में वे सबसे अधिक संभावना एक यूरोपीय वंश की, लगभग एयरहार्ट की ऊंचाई की। 2018 में टेनेसी विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानियों द्वारा हड्डी माप का एक फोरेंसिक विश्लेषण किया गया, जिसमें दिखाया गया कि हड्डियों में एयरहार्ट के साथ 99% व्यक्तियों के एक बड़े संदर्भ नमूने की तुलना में अधिक समानता है। उस समय
विश्वविद्यालय के एक बयान के अनुसार एक प्रतिस्पर्धी सिद्धांत यह तर्क देता है कि जब वे हाउलैंड द्वीप तक पहुंचने में विफल रहे तो एरहार्ट और नूनन को जापानी कब्जे वाले मार्शल द्वीप समूह में उतरने के लिए मजबूर किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जापानियों ने एरहार्ट और नूनन को पकड़ लिया और उन्हें साइपन द्वीप ले गए, जो टोक्यो से लगभग 1450 मील दक्षिण में था, जहां उन्हें कैलिफोर्निया में म्युनिसिपल सरकार के लिए जासूस होने के संदेह में यातना दी गई। बाद में वे हिरासत में मर गए। 1960 के दशक से जापानी कब्जा सिद्धांत को मार्शल द्वीपवासियों की गवाही से प्रोत्साहित किया गया, जिन्होंने उस समय सैपन में हिरासत में रखी गई एक अमेरिकी महिला पायलट के बारे में अपने दोस्तों और वंशजों को बताया। इस सिद्धांत के कुछ समर्थकों का सुझाव है कि एरहार्ट और नूनन वास्तव में अमेरिकी जासूस थे और उनका विश्व भ्रमण मिशन प्रशांत में जापानी किलेबंदी का अवलोकन करने के प्रयासों को छिपाने के लिए एक कवर अप था। उस समय पर्ल हार्बर हमले से 4 साल पहले जापान अभी तक विश्व युद्ध ई में अमेरिकियों का दुश्मन नहीं था। कुछ ने सुझाव दिया है कि साइपन में पकड़े जाने के बाद एरहार्ट की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें एक अश्वमेध नाम के तहत संयुक्त राज्य में वापस भेज दिया गया। 1970 के दशक की शुरुआत से इस सिद्धांत के कुछ समर्थकों ने तर्क दिया कि न्यू जर्सी की एक महिला जिसका नाम आयरन बोलम था वास्तव में एरहार्ट थी। बोलम ने खुद इन दावों का जोरदार खंडन किया, उन्हें एक खराब तरीके से प्रलेखित धोखा कहा, लेकिन उनके मरने के बाद भी 1982 में ये दावे बने रहे। 1989 के बाद से तिघर ने निकोमारोरो में कम से कम दर्जन भर अभियानों का संचालन किया है, जिसमें धातु के टुकड़ों से लेकर छाई क्रीम के एक टूटे हुए जार तक की कलाकृतियों की खोज की गई है। लेकिन यह साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है कि एरहार्ट का विमान वहां उतरा था। लगभग 80 वर्षों से जारी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के बीच चल रहे विवाद के बीच क्रैश एंड सिंक सिद्धांत एरहार्ट की नियति की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या बनी हुई है। लेकिन 2002 के बाद से 3 अभियानों में डीप सी एक्सप्लोरेशन कंपनी नॉटिकोस ने हाउलैंड द्वीप के पास उस क्षेत्र को सोनार के माध्यम से स्कैन किया है जहां से एरहार्ट का अंतिम रेडियो संदेश आया था। लगभग 2000 वर्ग समुद्री मील को कवर किया है, लेकिन इलेक्ट्रा के मलबे का कोई निशान नहीं मिला है। जब तक वह मलबा या कुछ अन्य निर्णायक सबूत नहीं मिल जाते, तब तक अमेलिया एरहार्ट की अंतिम उड़ान के आसपास का रहस्य संभवतः बना रहेगा।